अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेंबर्स? ज़रा 2-3 मिनट रुक जाएं, ये मेंबर्स ऐड हो जाएं, देन फिर हम लोग 2 या 3 मिनट के बाद जो है वो आज की मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। पत्ती का छापर तुसी ने पिया नीचे पत्ती का खाली करके क्यों
अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ जो मारी बेकार मारी हाँ जी आगे मारिए बात मैं क्या आपने खाया आइए आइए दीदी में शवारमा खाना है ओके हाँ मम्मा आना खाया था ठीक है आप बताओ मुझे ज्यादा ओके, ठीक है। चलें, आज की क्लास में मैं स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम क्या है, मेरी क्या क्या डेजिग्नेशन है, कहाँ पे मैं वर्क करती हूँ, और आज की क्लास किसके बारे में है। मेरा नाम बख्तावर शेखर, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, एबीए थेरेपिस्ट हूँ, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करती भी हूँ और स्पीच एंड लैंग्वेज की करंट स्टूडेंट भी हूँ। मैं बीएनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, यानी कि माइंड साइंसेस प्रैक्टिशनर हूँ। ये मेरा माइंड लिफ्ट से एक प्रॉपर कोर्स है और इसमें मैं सर्टिफाइड हूँ। सर फारूक शेख माइंड लिफ्ट के ऑनर हैं और वो करवाती हैं। बीएनएलपी सिल्वर और गोल्ड दो इसके होते हैं। ये मेरा रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरा मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस है वो 3.25 साल का है। पहले मैं डीएचक्यू सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में होती थी, मैं वहां पे प्रैक्टिस करती थी। और अब जो है वो मेरा अपना डॉक्टर स्पेशलिस्ट सेंटर फैसलाबाद में मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक है। अब मैं वहां पे मौजूद होती हूँ। मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी देती हूँ, इसके अलावा बच्चों को ट्रेनिंग करवाती हूँ, इंटर्नशिप करवाती हूँ, सीबीटी का कोर्स भी करवाती हूँ। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी नेशनल इंटरनेशनल बहुत लेवल पे देती हूँ। और मेरी मैक्सिमम भी एक्सपीरियंस जो है वो 33+ कंट्रीज का है। लास्ट ईयर मैंने जो है वो तकरीबन 33 मुल्कों में अपनी ऑनलाइन कंसल्टेंसी दी है। और इसके अलावा मेरी केस रेशो जो होती है, अल्लाह का शुक्र है, 95% मेरी रिकवरी हो जाती है क्लाइंट्स की जो प्रॉपर अपनी कंसल्टेंसी लेते हैं। बहुत सारे मेरे यहाँ पे भी क्लाइंट इस क्लास में भी मौजूद हैं। तो कैसे इसकी रिकवरी, बेसिकली जब तक कुछ लोग होते हैं बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट या बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरा ये मानना है कि आपके लिए सबसे मेन चीज होती है अपने क्लाइंट्स की रिकवरी, ना कि उसका लाइक एक टाइम जो आपने सोचा हुआ है कि मैक्सिमम मैंने इसको जो है वो 10 12 या 15 20 सेशंस उसके करने ही करने होते हैं। तो ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट की रिकवरी है। मेरे क्लाइंट की रिकवरी चाहे 5 सेशंस में हो जाए, चाहे वो मेरा क्लाइंट जो है वो 8 to 9 सेशंस में रिकवर कर जाए, जैसे ही वो रिकवर कर जाएगा मैं उसका केस क्लोज कर देती हूँ। मुझे कोई खास शौक नहीं होता है कि मैं इसको बहुत प्रोलॉन्ग करती जाऊं, वो आता रहे मुझे पैसा देता रहे। क्योंकि बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए अपने क्लाइंट आपका जिस भी यानी कि इशू के साथ में आ गया है ना, तो आप उसके उस इशू को टैकल करें और उसको उसकी लाइफ में आगे मूव ऑन करने में हेल्पफुल हो। जब आपका ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, तो आपके पास क्लाइंट्स आते भी हैं, रिकवरी भी होती है। और दूसरी चीज ये, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास में अपनी स्किल्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आपने डायग्नोज कैसे बनाना है। आपको जितने अच्छे से डीएसएम आएगा, डीएसएम अब जिन लोगों की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होती है वो लोग उतनी जल्दी क्या कहते हैं अपने क्लाइंट को डायग्नोज कर लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि एटलीस्ट 2 या 3 सेशंस तो क्लाइंट्स के मस्ट ले डायग्नोज बनाने के लिए, जबकि मैं अपने क्लाइंट को मैक्सिमम एक सेशन के अंदर ही उसका मैंने डायग्नोज देना होता है, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा 15 या 20 मिनट ही लगते हैं।
और मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा किस मसले का शिकार है। हाँ, अलबत्ता उसकी डिटेल में हिस्ट्री इसलिए ली जाती है क्योंकि हमने उसको पूरा सुनना होता है। आपका क्लाइंट का साथ में जो पहला सेशन होता है वो बेसिकली उसको सुनने के लिए होता है कि वो बंदा अपने जिस भी इशू के साथ में है वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करे। वो जब तक एक्सप्रेस नहीं करेगा, आप उसको पहले हम लोग सुनते हैं एज अ गुड लिसनर के तौर पे। जब आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से 30-40 मिनट सुन लेते हैं, उसके वो रोना चाहता है वो रो लेता है, वो दुखी है, उदास है, परेशान है, जो भी उसको इश्यूज हैं, वो जब वो सारी चीजें अपनी अंदर से निकाल देता है ना, वो 30-40 मिनट के बाद एक खाली हो जाता है। फिर उसके बाद हम बोलते हैं। मेरी कभी भी मैं अपने क्लाइंट के साथ में रैपो को बिल्डअप करने में कभी कोई मसला नहीं पेश आता, अल्लाह का शुक्र है। अब तो नहीं, अब तो पब्लिक में भी अगर मैं कहीं पे किसी को पूछ लूँ ना कोई बात, मेरा एक ग्रुप है, ग्रुप में मैं सिर्फ क्वेश्चंस के लिए एक ओपन करती हूँ एक वीक में। लोग सारा 1000 पब्लिक है, 1000 पब्लिक के सामने अपने इशू को बता रहे होते हैं, बिकॉज उनको एक ट्रस्ट है कि हमारी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं जा रही है, ये पर्सन हमें बिल्कुल भी चीट नहीं करेगी। और एज अ थेरेपिस्ट आपका अपने क्लाइंट को अगर ट्रस्ट नहीं बिल्डअप होगा, आप कभी भी क्लाइंट ठीक नहीं कर सकते हैं। तो आपने कभी भी अपने क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं तोड़ना होता। तो ये चीजें होती हैं, और जैसे जैसे चीजें आगे चलती जाती हैं आप डिफरेंट थेरापीज अप्लाई करते हैं। थेरापीज की इम्प्लीमेंटेशंस, आपके स्किल्स, कौन सा वर्ड आपने किस जगह के ऊपर बोलना है, कब वो यानी कि रिसेप्टिव मोड में चला जाता है, कब आपने अपने क्लाइंट को कौन सी बात कहनी है। तो जैसे जैसे आप चीजें प्रोसेस करते जाते हैं तो आपके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हील डाउन होने लग जाते हैं। इसमें बेसिकली हमारे क्लाइंट का 70% रोल होता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30% रोल प्ले कर रहे होते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, चलना तो क्लाइंट ने खुद होता है ना। तो अब वो चलेगा क्यों, उसको क्या है पड़ी हुई कि वो रो रहा है, अपनी लाइफ को एक तरह से गुजार रहा है, बहुत सारी चीजों जिनको स्वेरेटी के इश्यूज होते हैं, उनके काम भी रुके हुए होते हैं, वो सारी चीजें हैं। अब वो आपकी बात को क्यों माने, क्यों आपकी बात को सुने, क्यों अपनी लाइफ के सिनेरियोज को चेंज करे, क्यों लोगों को मुआफ करे। तो ये सारी चीजें ना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। तो इस लॉन्ग टर्म प्रोसेस को चलाने के लिए आपको सारी थेरेपीज की इम्प्लीमेंटेशन का आना, अपने क्लाइंट के साथ में आपने किस तरह से कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करनी है, कौन सी बात कब कहनी है, किस पॉइंट को आपने कब छोड़ना होता है, वो आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है आप उतनी ज्यादा चीजों में चलते जाते हैं। और बीएनएलपी प्रैक्टिशनर ये होते हैं जी, माइंड साइंसिस ट्रेनर। इसमें हम लोगों की बहुत एडवांस लेवल के ऊपर जाके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। अब वो एडवांस लेवल कौन कौन से हैं, यानी कि एक इंसान के इमोशंस ही डिस्टर्ब होते हैं तो उसके बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब बीएनएलपी बिहेवियरल न्यूरो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक पूरा 2 लाख का प्रोग्राम होता है, 1,80,000 इसके, यानी कि जिस बैच पे मैंने किया इसकी इतनी कॉस्ट है। और ये सर फरूक करवाते हैं, ये 2.5 महीने का एक कोर्स होता है। इसमें बेसिकली ये चीज देखी जाती है कि एक इंसान डिस्टर्ब हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, उसकी रीजंस क्या क्या है। और इसमें ना बहुत क्या कहते हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कॉन्सेप्ट्स आप कह सकते हैं बिलीव क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फिर इसके अलावा ये चीजें होती तो फिर उसमें ना ये चीजें होती हैं कि जैसे जैसे हम अपने क्लाइंट को हील करते जाते हैं और उसके लाइफ के बहुत सारी डीप रूटीज, कैसे हम लोग अपने क्लाइंट के साथ में मिरर मैचिंग करते हैं, उसके अलावा हम उसकी क्या कहते हैं ब्रीथ मैच होती है, बहुत सारी चीजें हैं। एक दो चीजें नहीं थी बीएनएलपी में, और बीएनएलपी में जो चीजें थी वो मैंने साइकोलॉजी में आज तक नहीं सुनी हुई थी, यानी कि कुछ चीजें होंगी। 25% साइकोलॉजी से रिलेट करता है और 75% इसमें दीन भी था, इस्लाम भी था, कुरान की बहुत सारी आयात थी, इसमें बहुत कुछ चीजें थी कि ये काफी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस सर के साथ में। और मेरी अच्छी लर्निंग ये गई है। मैंने ये तकरीबन, वैसे लोग तो 2.5 महीने करते हैं, मैं फोर्थ में भी शामिल हुई थी, तो मेरा कह सकते हैं कि 3.5 महीने का ये एक तरह का कोर्स, क्योंकि मैं 2 बैचेस में एनरोल किया तो मुझे 2
इसमें बेनिफिट हुआ। तो मेरा ये भी चीज काफी अच्छी गई है। अब जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाते हैं आपको न्यू वर्जन, न्यू वेज, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है कि आप इस फील्ड में ना बहुत सारी न्यू लर्निंग करते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि लाइक क्या कहते हैं, मैं एक डिग्री कर ली है, जैसे मोस्टली लोग कहते हैं कि डिग्री हो गई है, डिग्री का मतलब ये चीज है कि हमारी सारी टोटली हर चीज जो है वो वेल एंड गुड है। अब हमें यानी कि जैसे डिग्री मुकम्मल हुई है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। तो मैं इस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट आती हूँ, मेरा नहीं मानना है। मेरा इसलिए नहीं मानना है क्योंकि जब हम कभी भी डिग्री करते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेज होता है को लाइक मैंने अब 4 साल में एक स्किल को हासिल किया, एक नॉलेज हासिल किया है। अब उसमें स्टूडेंट्स जब तक डिग्री हासिल कर रहे होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कि लाइक एग्जाम्स हो जाए, मार्क्स अच्छे आ जाए। नेवर एवर फोकस, हम कभी भी अपनी यानी कि नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। और जब हमारे पास एज अ स्टूडेंट 4 साल के बाद हमारे पास बच्चे आते हैं, या 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर में हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, अब 3 साल बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ होता है, लेकिन 3 साल के बाद भी बच्चों को डीएसएम नहीं आ रहा होता है, बिकॉज उन्होंने इस चीज के ऊपर कभी भी फोकस ही नहीं किया होता है। तो डेफिनेटली फिर बच्चों को डीएसएम पढ़ाना, डीएसएम पढ़ाने के बाद फिर डायग्नोज करना बताना, डिफरेंशिएट करना बताना है कि लाइक सेम सेम सिम्टम्स हैं, 19-20 का फर्क है, उस 19-20 के फर्क को आपने किस तरह से लाइक क्या कहते हैं यूटिलाइज करना है, किस तरह से आपने चेंज करना है, कि कैसे अगर मैं डिप्रेशन है, डिप्रेशन को एंजाइटी से डिफरेंशिएट करूंगी। जब तक लाइक क्या कहते हैं मुझे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अब अगर हम एंजाइटी को देखते हैं तो एंजाइटी में क्या है, सोशल एंजाइटी की भी सेम सिम्टम्स है, 1 या 2 का फर्क होगा। फोबिया की भी सेम होंगी। फिर इसके अलावा फोबिया है, फोबिया के अलावा अगर हम देख लेते हैं पैनिक अटैक्स होंगे, जनरलाइज एंजाइटी होगी, स्पेसिफिक एंजाइटी होगी। ये बहुत सारी लाइक ना 19 या 20 का फर्क होता है। 19-20 के फर्क की बेस के ऊपर हमने उसको दूसरे डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करना होता है। और जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। आपकी जरा सी गलती, आपने जरा सा किसी बंदे को गलत डायग्नोज कर दिया। अब ना एज साइकोलॉजिस्ट मैं लोगों को कहती हूँ यहाँ पे कि जब कोई इंसान किसी भी इंसान को कह देता है तुम्हें ओसीडी भी है, तुम्हें डिप्रेशन भी है, तुम्हें जो है फोबिया भी है, तुम्हें ये भी है, कभी भी किसी भी पर्सन को इतने सारे डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं। कमॉर्बिडिटी हम लोग कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 डिसऑर्डर्स, यानी कि कह लो कि आपके 2 डिसऑर्डर में कोई इंसान फॉल कर सकता है, उसे डिप्रेशन भी हो सकता है, उसको एंजाइटी भी हो सकता है, बस इससे ज्यादा उसको लाइक कोई डिसऑर्डर नहीं हो सकता है। 1-2 सिम्टम्स की बेस के ऊपर आप उसको पूरा डिसऑर्डर नहीं डाल सकते हैं। ये बच्चों को बात समझाने की जरूरत होती है, स्टार्टिंग में चीजें इशू करती हैं, लेकिन जैसे जैसे इंसान अपनी प्रैक्टिस करता जाता है तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती है। मैं भी लाइक कोई पकी पकाई खीर तो नहीं मुझे मिली हुई, मैं नहीं कहूंगी कि लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे भी लाइक मैं तो एक दिन में कर लेती थी या एक दिन में डायग्नोज बता देती थी। ऐसा नहीं था। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप जितने ज्यादा अपने स्किल्स के ऊपर कमांड हासिल करते हैं, आपकी उतनी ज्यादा लर्निंग अच्छी होती है। हाँ ये है कि मैंने प्रैक्टिस सच में बहुत ज्यादा की है। मैंने डीएचक्यू में लाइक क्या कहते हैं बहुत क्लाइंट स्टील किए, इतने क्लाइंट स्टील किए जितने मैं कर सकती थी। और मैं अपनी टीचर्स को दुआएं देती हूँ। मैम मेरी है पीएचडी स्कॉलर मैम निगहत फैसलाबाद में। मेरा तो यही मानना है कि फैसलाबाद में उनसे अच्छा कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं था। वो पीएचडी स्कॉलर थी, अब भी हैं, लेकिन ये है कि अब वो फैसलाबाद में नहीं है। अब वो यहाँ से जो है वो ट्रांसफर कर गई है रसालपुर में, अब वो रिसर्चर के तौर पे काम कर रही हैं आरबी। मेरा उनके साथ में ये एक्सपीरियंस रहा कि मैंने उनके सामने बहुत लाइक मैंने इतने रेयर केसेस देखे उनके पास में लेके जाते हुए, क्योंकि वो मैं उनसे सीखती थी। तो लाइक अभी क्लाइंट बोल भी नहीं रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, और जब मैं उनसे सेशंस करवा के लेके आती थी और नेक्स्ट डे जब मैं वो क्लाइंट देखती थी तो वो क्लाइंट बोलने लग जाता था। आई डू नॉट नो कि वो इतनी अच्छी हीलर होती थी। और अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे। और मैं ये दुआ भी मांगती होती थी आई विश कि मैं कभी उनकी तरह एक अच्छी वाली थेरेपिस्ट बन जाऊं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे अल्लाह का शुक्र है डील किए कि जो बहुत डीप रूटेड थे
और वो बहुत आज अच्छी जिंदगी गुजार रहे। मैंने मैक्सिमम मेरी सक्सेसफुल हिस्ट्री लास्ट ईयर की 300+ केसेस की है। अल्लाह का ये करम। तो ये एक बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी होती है एक साइकोलॉजिस्ट की या एक साइकोथेरेपिस्ट की। एक हीलर बनना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। और जितनी आपके स्किल्स होती हैं, आप जितना ज्यादा इसको पॉलिश करते हैं, आप उतनी जल्दी या देर से भी बने। लेकिन मेरा ये मानना है कि साइकोलॉजिस्ट कभी भी बनते नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग्स होती हैं। कि मतलब अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना और वो काम कर रहे हैं। आप जितनी भी फील्ड में देख ले कि लाइक अगर हम देखें तो कितनी यूनिवर्सिटी से बच्चे निकल के जाते हैं साइकोलॉजी के, मैक्सिमम तो लाख हजारों की तादाद में जाते हैं हर साल। अब हजारों में से हर बंदा ना तो प्रोफेशनलिस्ट बनता है, ना वो साइकोलॉजी की फील्ड को आगे कंटिन्यू करता है। तो वो नहीं, छोड़ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं। अगर मैं अपनी क्लास में देखूं तो मेरी क्लास में 80 थे, 40 मॉर्निंग में और 40 इवनिंग में। उनमें से 6 या 7 लोग होंगे जो लाइक क्या कहते हैं इस फील्ड को आगे कंटिन्यू किया। मेजोरिटी ने छोड़ दिया, शादियां होंगी, कहीं ना कहीं चले गए, किसी और फील्ड को स्टार्टअप ले लिया। तो ये एक बहुत लाइक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। लोग साइकोलॉजिस्ट में लोग कहते हैं कि लाइक अभी डिग्री हुई है अगले दिन से क्लाइंट आना शुरू हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने पहले डिग्री करनी है और डिग्री करने के बाद आपने स्किल्स हासिल करने हैं। अगर आपके पास में स्किल्स नहीं होंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। डीएसएम खाली पढ़ लेना या थ्योरीज को पढ़ लेना या आपने यानी कि स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप साइकोलॉजिस्ट बन गए या आप साइकोथेरेपिस्ट बन गए। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको एक एक थेरेपी, एक एक वर्ड्स, एक एक चीज, एक एक डायग्नोज, एक एक लाइक उसका कॉज कैसे जानना है, आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, आपने ट्रिगर्स कैसे पहचानने हैं, आपको बहुत डिटेल में इस प्रोफेशन को पढ़ना पड़ता है। तब कहीं जाके आप एक अच्छे वाले साइकोथेरेपिस्ट बन पाते हैं। अब आज की क्लास में बेसिकली ये है सारी की सारी कोर्स रिलेटेड। इसमें आप यानी कि ये देखेंगे कि ये साइकोथेरेपी का कोर्स जो है वो क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, 8 वीक्स में स्टूडेंट्स क्या क्या लर्न कर सकते हैं, या एज अ क्लाइंट जो भी लोग इसको ज्वाइन करेंगे वो इसमें क्या क्या चीजों को सीखेंगे, लर्न करेंगे, उनकी अपनी क्या क्या चीजें होंगी। अब कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बेसिकली होती है सीबीटी। हम में से जो साइकोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं उन्हें इस बात का आइडिया है कि सीबीटी क्या है। सीबीटी हमारे लिए एक टूल है, एक किसी भी क्लाइंट को हील करने के लिए या लाइक उसके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे डॉक्टर के पास टूल्स होते हैं ना, यानी कि ऑपरेशन करने वाले पर्सन के पास में सर्जरी के औजार नहीं होंगे तो वो सर्जरी नहीं कर सकता है। और अगर वो जो है अब अगर उसने सर्जरी करनी है तो डेफिनेटली उसके पास में टूल्स का होना बहुत जरूरी है। टूल्स नहीं होंगे तो वो अपनी सर्जरी को परफॉर्म नहीं कर सकता है। सेम एज लाइक इसी तरह से बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमारे पास जो है वो थेरेपीज के ऊपर मुकम्मल कमांड का होना बहुत जरूरी है। अब इसमें सीबीटी बिहेवियरल थेरेपी में ये चीज होती है अब इसमें क्या होता है कि साइकोथेरेपी में इंसान की कॉग्निशन होती है कि लाइक एक कॉग्निटिव है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या चीजों को प्रोसेस कर रही हूँ, किस तरह से चीजों को जो है वो लेके चला रही हूँ। और
तो उसमें एक इंसान की जब तक हम लोग थॉट प्रोसेस नहीं देखेंगे, उसकी थॉट पैटर्न्स को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी इंसान के बिहेवियर्स या उसके इमोशंस को नहीं चेंज कर सकते हैं। अब इंसान की थॉट्स कैसे डिस्टर्ब हो जाती हैं, और एक मेंटली तौर पे जब एक इंसान सफर कर रहा होता है तो चीजें किस तरह से होती हैं। अब एक इंसान हम समझ लेते हैं कि डिप्रेशन का शिकार है। अब होता क्या है कि डिप्रेशन में जैसे ही इंसान जाने लगता है, डिप्रेशन 1 या 2 दिन की कहानी नहीं होती है कि मैं आपको कह दूं कि बैठे बैठे एक पर्सन को डिप्रेशन हो गया। चीजें बहुत देर से उसके अंदर पल रही होती हैं। कोई ट्रेजेडी हुई, कोई ट्रॉमा आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई अप एंड डाउन्स थे, माजी के बुरे वाकयात थे, वो इंसान अपने अंदर चीजों को दबा रहा होता है कि वो समझता है कि मतलब मैं चीजों को दबाता हूँ दबाता हूँ दबाता हूँ। और फिर जब वो चीजें, अब देखे ना हमारे घर में एक डस्टबिन है। अब डस्टबिन हम अपने घरों में क्यों रखते हैं? हम इसलिए रख रहे होते हैं क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमने जितना भी कूड़ा है, जितना भी गार्बेज है, वो उसके अंदर डस्टबिन में फेंक देना है, और 1 दिन के बाद हम डस्टबिन को जो आके है वो बाहर फेंक आते हैं। अब बाहर हम इसलिए फेंक के आते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर इसको 1 या 2 दिन हमने अपने घर में रख लिया तो इसके अंदर स्मेल पैदा हो जाएगी। अब इसीलिए हम वो चीज को जाके बाहर फेंक के आते हैं ताकि हमारे घर में स्मेल ना हो। अब जब एक पर्सन किसी भी मेंटली तौर पे चीज में सफर कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा जी, कि वो पर्सन वो चीजें जिसको डिस्कार्ड करनी थी, जिसको डिलीट करना था, वो अपने माइंड में रख के बैठा हुआ होता है। अब यानी कि अब चीजें प्रोसेस कर रही होती हैं, यानी कि अब चीजें उस बंदे ने क्या किया जी, सोच रहा है नेगेटिविटी के बारे में। मेरे माजी में बुरे वाकयात क्यों हो गए, किसी इंसान ने मुझे बुरा भला क्यों कह दिया, वो मुझे क्यों इस तरह से कह रहा है। वो प्रोसेस करी जा रहा है, अपनी नेगेटिविटी को सोच रहा है, आज भी कल भी सोच रहा है। अब मुसलसल उसकी दिन के 3 से 4 घंटे या 5 घंटे एक नेगेटिविटी के ऊपर बेस कर रही है। अब इतना ज्यादा मेरा दिमाग किस तरह से अब मेरी दिमाग ने तो सारा काम करना है। अब मेरे दिमाग ने प्रोसेस करना है, उसने मैसेज कन्वे करना है, मेरी मोटर मूवमेंट्स होनी है, मैंने खाना खाना है, मैंने प्रैक्टिकली तुझ पर चीजों को परफॉर्म करनी है। अब आपका दिमाग क्या करता है, वो सारे के सारे एक्स्ट्रा थॉट जो नेगेटिविटी के होते हैं वो उठा के आपकी बॉडी में मुंतकिल कर देता है। अब इंसान क्या करता है, लॉनलाइनस का शिकार हो गया। अब उसको लोग बुरे लगने लग गए। वो एक ही इंसान को जिसने उसके साथ में बुरा किया या गलत किया, उसको सारी सोसाइटी पे जर्नलाइज कर रहा होता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, इस बंदे ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मैंने इससे हेल्प मांगी थी, चाहे वो बंदा गलत ना हो। लेकिन अब उसकी ये जो दिमाग की फैक्ट्री है, जो उसकी मशीन है, वो मशीन ही अब खराब हो गई है, तो डेफिनेटली जिस्म की कारकर्दगी कैसे अच्छी होगी। तो इसीलिए जब एक इंसान किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है और ये वो कह रहा होता है कि मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता है, मैं चीजों को परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता हूँ, मेरा कोई भी खाने पीने का दिल नहीं करता है, भाई जब तक यहाँ पे ये दिमाग की फैक्ट्री सही नहीं होगी, जब चीजें आपके डिस्टर्ब नहीं कर रही होंगी, तभी आप चीजों को परफॉर्म करेंगे ना। अब यहाँ पे जहनी सुकून मौजूद नहीं है और मैं चीजें खाती जाऊं पीती जाऊं। वो तो एक ये है ना कि मतलब एक जिंदा रूह है। एक आपने एक कह लें एक बॉडी है कि वो मूव ऑन करी जा रही है, वो चीजों को परफॉर्म। और ये चीज जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर होते हैं वो 5-6 महीने के बाद इंसान उन चीजों का यूज टू हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि हमें तो बड़ी देर से डिप्रेशन था, हमें तो बड़ी देर से एंजाइटी है, लेकिन हम तो मैनेज कर रहे हैं, अब भी मैनेज कर लेंगे। दवाइयां खा ली, 1 महीने दवाई खा ली, फिर छोड़ दी, फिर उसी तरह से चलने लग गए। वाई? बिकॉज न्यूरोटिक डिसऑर्डर में इंसान ये समझ लेता है कि भाई जिंदगी तो चलनी ही चलनी है, रो के भी चलानी है, हंस के भी चलानी है, साइड पे रह के भी चलानी है, तो इसीलिए जो सोच रहा है सोची जाने दो, अपने काम तो करते चले जाओ। इसीलिए लोग फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते रहते हैं मेंटली तौर पे जब सफर कर रहे हो तब भी। तो ये चीज होती है, और इन सारी थॉट्स को उनके सारा एक स्ट्रक्चर समझना, उसको आइडेंटिफाई करना, उस आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसके डीप रूटेड कॉज तक जाना है। डीप रूटेड कॉज के बाद आपने उसको उसकी एक एक चीज को चेंज करना, उसके पैटर्न्स चेंज करने हैं, वो सारे का सारा हम लोग सीबीटी के थ्रू कर रहे होते हैं।
मैंने आपको बहुत डिटेल में कोशिश की कि लाइक मैं आपको सीबीटी की एक डेफिनेशन बता पाऊं। ये तो एक बहुत लिमिटेड सी मैंने एक डेफिनेशन बताई है, जबकि ये एक बहुत लाइक बहुत लंबी है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये होती है सीबीटी थेरेपी। ये बहुत माइनर सा इसका एक इंट्रोडक्शन है। अब दूसरी चीज ये कि हम इस कोर्स के, एक तो मैं आपको पहले बता दूं, इसको मैंने किया है इस तरह से डिजाइन कि लाइक इसके हैं वीक्स, 8 वीक्स हैं। 8 वीक्स में हमने लाइक क्या कहते हैं, हमने फर्स्ट वीक का एक सारा है, और मैंने वीक्स की ही आपकी इसमें स्लाइड्स ऐड की हैं कि आपको ताकि आइडिया हो कि लाइक इस कोर्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं। अब फर्स्ट वीक में ये होगा कि लाइक ओवरव्यू होगा सीबीटी के बारे में, सीबीटी क्या होती है, सीबीटी किस तरह से वर्क कर रही होती है, सीबीटी में क्या क्या चीजें शामिल हैं, सीबीटी के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी टेक्निक है। और जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जब तक एक इंसान इस बात को अंडरस्टैंडिंग करेगा, वो उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकता है, वो उसको लाइक अप्लाई नहीं कर सकता है। तो इसीलिए अंडरस्टैंड करना किसी भी चीज को, अब जब तक लोगों को यही नहीं पता होगा कि सीबीटी होती क्या है, सीबीटी की क्या क्या चीजें हैं, लाइक जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे पास में जब एक क्लाइंट आता है तो क्लाइंट का पहले यही सवाल होता है, बातों से लोग कैसे ठीक हो जाएंगे। डेफिनेटली उस क्लाइंट का एक पर्सपेक्टिव होता है कि लाइक बातों से तो लोग ठीक नहीं होते हैं, मेडिसिन खाते हैं, बंदा मेडिसिन खाएगा, उसको लाइक उसके अंदर एक चीज जाएगी, उसे पता है कि मुझे एक मसला है, एक मसले का शिकार हूँ, मैंने उसके लिए कोई मेडिसिन ली, अब मेडिसिन खाऊंगा तो लाइक मैं उससे हील होऊंगा। तो एक इंसान की बात से मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ। तो हमने फिर उस क्लाइंट को बताना होता है, उसको सारी चीज समझानी होती है कि व्हाट इज साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी क्या होती है, साइकोथेरेपी की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, साइकोथेरेपी में कौन कौन से लाइक क्या कहते हैं, हमने उसके किस तरह से सेशंस कंडक्ट करने हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स उसके ऊपर अप्लाई की जाएंगी, कौन कौन से बिहेवियर्स एक्टिवेशन के लिए कौन कौन सी चीजें करनी है। फिर उसके अलावा आपने उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखानी होती है। अब देखें ना, हम किसी भी इंसान की साइकोथेरेपी करते हैं, तो साइकोथेरेपी करने के बाद से क्लाइंट मेरे साथ में 24 घंटे तो मौजूद नहीं है। अब 24 घंटे ना क्लाइंट मेरे साथ में मौजूद है ना मैं उसके साथ में मौजूद होती हूँ, तो उसमें होता क्या है जी कि हम किसी भी क्लाइंट को जो है ना, वो कर रहे होते हैं कि लाइक हम उस इंसान को बहुत सारी चीजें टेक्निक्स बताते हैं, माइंडफुलनेस बताते हैं, फिर उसके अलावा हम उसको जो बहुत सारी लाइक रिलैक्सेशंस है, बीएनएलपी में बहुत सारी चीजें हैं, लाइक माइंडफुलनेस की बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी जो मैंने यानी कि अपने क्लाइंट्स के ऊपर अब चीजों को वो मैं अप्लाई कर रही होती हूँ। इसमें लाइक मेडिटेशन, वो तो मुझे पहले से आइडिया है कि किस तरह से की जाती है। मेडिटेशन बेसिकली एक इंसान को उसके प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए करवाई जाती है कि लाइक, अब देखो है ना कि मैं जब अब मेंटली तौर पे जब एक सफरिंग है एक इंसान की, तो उसमें क्या होगा कि उसका फोकस नहीं रहता है। लोग या तो माजी में ट्रेवल कर रहे होते हैं या उनको फ्यूचर के थ्रेटन होते हैं, मेरे साथ में क्यों हो गया, कैसा हो गया, तो अपने प्रेजेंट मोमेंट में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। आपने उस क्लाइंट को उसके प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाना। वो प्रेजेंट मोमेंट में किस तरह से रहेगा, प्रेजेंट मोमेंट में किसी भी क्लाइंट को रखने के लिए उसको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। माइंडफुलनेस कभी भी स्टार्ट में लाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी कि आप ये कहें कि मैंने फर्स्ट टाइम करवाई और फर्स्ट टाइम में क्लाइंट को जो है वो चीजें समझ आ गई और फर्स्ट टाइम के बाद से वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कर देता है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। हम जैसे जैसे वो चीजें करता जाता है, चीजें जो है वो उसको होती जाती हैं, जैसे जैसे वो चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है, जैसे जैसे चीजें उसके दिमाग में बैठी रहती हैं, तो उसमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में चीजें बैठती हैं, वो चीजों को थिंक करता है, वो उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में जब उसके दिमाग में ये बातें बैठ जाती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग उसको समझने लग जाता है। अब होता क्या है, हमारे होते हैं न्यूरोपाथ्स। न्यूरोपाथ क्या है, अब न्यूरोपाथ ये चीज है, मेरे दिमाग की एक ट्रेनिंग की हुई है। लाइक मैं अब सुबह को उठती हूँ ना, तो मैं चाहे रात के 5 बजे भी सोई हुई होंगी ना या 6 बजे भी सो, मेरी आदत है कि सुबह को 8 बजे मेरी आंख खुल जानी है, 7:30 बजे बाय,
बिकॉज मेरे दिमाग में एक न्यूरोपाथ डिवेल्प हुआ है, एक रास्ता डिवेल्प है। उसे पता है कि सुबह को 8:30 बजे उठना ही उठना है, चाहे तुम रात को जितने मर्जी सो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने सुबह को 8:30 बजे उठना ही उठना है, बिकॉज उसका एक रास्ता बना है। इसी तरह से जब एक इंसान अपने मेंटली तौर पे सफर कर रहा होता है, तो वो इतनी ज्यादा उसने नेगेटिविटी अपने अंदर इम्पोज की हुई होती है कि उसके दिमाग में मनफी न्यूरोपाथ बने हुए होते हैं। अब न्यूरोपाथ को हमने चेंज करना होता है सीबीटी के थ्रू। एक रास्ता है, सुबह को 8 बजे आपकी आंख खुलगी, ये आपके दिमाग की प्रैक्टिस है, आपकी माइंड आपकी बॉडी के साथ में अलाइन किया हुआ है। आपको उसके लिए अलार्म लगाना भी नहीं पड़ता है, आप यानी कि अलार्म ना भी लगाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग है। इसी तरह से जब आपने किसी भी मेंटली तौर पे सफर करने वाले पर्सन को न्यू न्यूरोपाथ जनरेट करने होते हैं, तो आपने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करनी होती हैं कि वो कितनी देर तक कोई प्रैक्टिस करेगा तो वो कोई भी क्लाइंट उस मसले से बाहर निकल सकता है। उसको जो है वो कितना टाइम लगेगा, सो डेफिनेटली वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करता है। बिहेवियर हमेशा अनलर्न होते हैं, कोई भी बिहेवियर बिल्कुल भी लर्न नहीं होता है, माँ की गोद से कोई भी बच्चा सीख के नहीं आया। अगर कोई इंसान मेंटली तौर पे सफरिंग कर रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि अगर वो पैदाइशी भी हो। अब हम लोग बच्चों को स्पीच थेरेपी करवाती हूँ मैं ऑटिज्म के बच्चों को डील कर रही होती हूँ, या मैं क्या कहते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। अब वो बच्चा, उसको स्पीच तो नहीं आई, अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे बच्चे का साउंड ही नहीं डिवेल्प हुआ है, ब ब एक साउंड है। अब अल्लाह ने उसको बोलने की सलाहियत ही नहीं दी। लेकिन जब मैं उस बच्ची को प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ, वो बच्ची विजुअलाइज करती है, वो बच्ची सुनती है, वो बच्ची देखती है, वो मेरी लिपसिंग देखती है बच्ची। वो प्रैक्टिस कर रही होती है, वो गलत उसका फोकस जा रहा होता है। मैं अगर उसको 25 बार कहती हूँ ना, ब ब ब ब वो अपने लिप्स को ज्वाइन करने की कोशिश करती रहती है। वो ज्वाइनिंग जब बच्चे करने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके वो बच्चा वो साउंड प्रोड्यूस कर देता है। तो वो बच्चे जो क्या कहते हैं, बिल्कुल भी कुदरत ने उन्हें बोलने की सलाहियत नहीं दी, वो बच्चे बोल सकते हैं। तो क्या ये जो लोग मेंटली तौर पे सफर कर रहे होते हैं या किसी भी तरह की सफरिंग देखते हैं, तो क्या ये अपने मसाइल से ओवरकम नहीं कर सकते हैं? मैंने साइकोटिक भी ठीक किए, न्यूरोटिक भी ठीक होते हुए देखे, सुसाइडल आइडिएशन वाले लोगों को भी मैंने एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हुए देखा साइकोथेरेपी के जरिए से। तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी हमारी एक स्लाइड कंप्लीट हुई है। इसके बाद जो है वो हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, बिकॉज ये 40 मिनट की मीटिंग थी। इसके बाद से आपको जो ग्रुप में लिंक शेयर किया गया है, आपने सेम इसी लिंक के साथ में इस क्लास को दोबारा से रीज्वाइन करना है, और हम यहीं से स्टार्टअप करेंगे, ठीक है? यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा है? अगर कहीं पे भी आपको कोई अंडरस्टैंडिंग में मसला हो, आपने मुझसे पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बच्चे।